बच्चों हम लोग पढ़ रहे हैं गलता लोहा। गलता लोहा यानी जब लोहे को आग में तपाया जाता है तो वह गलने की अवस्था में आ जाता है, या यूं कहे कि वो काफी हद तक पिघलने लगता है। तो ठीक उसी समय हम उसको उसके अलग अलग आकार में, यानी हम अपनी मनचाहे आकार में उसको हम ढाल सकते हैं। तो यहाँ पर जो बात है वह शिक्षक और शिक्षार्थी, गांव समाज, जाति व्यवस्था, इन सारी बातों पर शेखर जोशी ने जो है अपनी कलम चलाई है, अपने विचार रखे हैं। शेखर जोशी जो सन 1932 अल्मोड़ा उत्तरांचल में जिनका जन्म हुआ, उनकी जो प्रमुख रचनाएं कोसी का घटवार, साथ के लोग, दाजू, हलवाहा, नौरंगी बीमार है, ये उनके कहानी संग्रह है। एक पेड़ की याद, शब्द चित्र संग्रह और सम्मान पहल सम्मान। इसके अलावा भी बहुत सारे सम्मान को मिल चुके हैं। शब्द चित्र संग्रह का तात्पर्य है, आपने पढ़ा होगा मियां नसरुद्दीन, उसमें भी लेखिका कृष्णा सोबती जी ने शब्द चित्र खींचा है। जब शब्दों के माध्यम से हम किसी का चित्र, रूप, आकार, रंग, वेशभूषा, बोल चाल, चाल ढाल, इन सारी चीजों का जब हम जिक्र करते हैं, एक एक बारीकी को शब्दों के माध्यम से व्यक्त करते हैं और उसको पढ़ करके ऐसा लगता है कि हम उसे देख रहे हैं, जान रहे हैं, तो वहां पर शब्द चित्र होता है। तो आज हम उनकी प्रमुख रचना गलता लोहा, जो शिक्षा और शिक्षार्थी पर, शिक्षक और शिक्षार्थी, गांव समाज, जाति व्यवस्था, इन सारी बातों का जिक्र कर रही है यह रचना। तो आइए हम आज पढ़ते हैं। सबसे पहले हम आज हम इसका पाठ का सारांश समझेंगे, फिर अंत में इसके प्रश्नोत्तरों पर चर्चा करेंगे। यहाँ अंतिम ये हर पेज पर आप देखेंगे कि पुस्तक का एक हिस्सा भी है और उसके साथ साथ सारांश है। तो गलता लोहा कहानी में समाज के जातिगत विभाजन पर कई कोणों से टिप्पणी की गई है। यह कहानी लेखक के लेखन में अर्थ की गहराई को दर्शाती है। इस पूरी कहानी में लेखक की कोई मुखर टिप्पणी नहीं है, यानी उनकी अपनी तरफ से कोई खास टिप्पणी नहीं है, बल्कि उन्होंने समाज में जो चल रहा है उसी को व्यक्त किया है। इसमें एक मेधावी किंतु निर्धन ब्राह्मण युवक मोहन किन परिस्थितियों के चलते उस मनोदशा तक पहुंचता है जहां उसके लिए जातीय अभिमान बेमानी हो जाता है। क्योंकि देखिए, जातीय अभिमान का तात्पर्य है कि जब हम तथाकथित उच्च जाति में जन्म लेते हैं तो कहीं ना कहीं हमें गर्व होता है कि हम उच्च जाति से हैं। और फिर जिन लोगों को तथाकथित निम्न जाति कहा जाता है, उनसे हम कई बार घृणा करने लग जाते हैं, उनको ताने कसने लग जाते हैं, या उनके बारे में अपने मन पसंद धारणाएं रखते हैं। तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं। सामाजिक विधि निषेधों को ताक पर रखकर वह धनराम लोहार के ऑफर पर बैठता ही नहीं, उसके काम में भी अपनी कुशलता दिखाता है। यहाँ जो ऑफर शब्द है, ये आपको बता दूं कि यह, ओहो, हाँ, ऑफर शब्द का तात्पर्य यहाँ पर है, ये आप यहाँ पर, ये, ओहो, यह जो ऑफर शब्द है आप यहाँ देख सकते हैं। ऑफर का तात्पर्य यहाँ गद्दी से है, यानी जिस गद्दी पर बैठ करके धनराम के पिता काम किया करते थे, उनकी मृत्यु के बाद धनराम वहीं पर बैठ करके काम करने लग गया। यहाँ ऑफर का एक वह भी होता है, प्रस्ताव भी होता है, निवेदन भी होता है, लेकिन यहाँ ऑफर का तात्पर्य गद्दी से है। उसके काम में भी अपनी व्यक्तिगत कुशलता दिखाता है मोहन, जबकि मोहन का वहां जाना ठीक नहीं था। मोहन का व्यक्तित्व जातिगत आधार पर निर्मित झूठे भाईचारे की जगह मेहनत कशों के सच्चे भाईचारे को प्रस्तावित करता प्रतीत होता है, मानो लोहा गलकर नया आकार ले रहा हो। मोहन के पिता वंशीधर ने जीवन भर पुरोहिती की अब वृद्धावस्था में उनसे कठिन श्रम व व्रत उपवास नहीं होता। मोहन के पिता जो वंशीधर जी हैं, वो जगह जगह पूजा पाठ करते हैं, लोगों के घरों में शादी विवाह पूजा पाठ इत्यादि करके, उससे इसे ही पुरोहिती कहा जाता है। पुरोहिताई का कार्य जब अपने जजमानों के यहाँ पूजा पाठ किया जाए तो उसे पुरोहिताई कहते हैं। लेकिन उम्र के हिसाब से, एक तो पहाड़ी इलाका है, क्योंकि ये उत्तराखंड की बात की जा रही है, उत्तराखंड में कई बार एक पहाड़ के पीछे दूसरा गांव होता है और वहां तक पहुंचने के लिए आपको कई किलोमीटर चलना पड़ जाता है। अगर आप पहाड़ पर चढ़ सकते हैं कुशलता से,
तो आप आसानी से बहुत कम समय में पहुंच जाएंगे। और अगर आप नहीं चढ़ पाते तो सड़क से, रास्ते से जाने के लिए आपको अच्छा खासा समय लगाना पड़ेगा। तो मोहन के पिता अब वह काम नहीं कर पा रहे हैं उम्र के हिसाब से। उन्हें उन्हें चंद्रदत्त जी के यहाँ रुद्री पाठ करने जाना था। कोई चंद्रदत्त उनके जजमान रहे होंगे, उनके यहाँ रुद्री पाठ करना था, परंतु जाने की तबीयत नहीं है। तो मोहन को वह संकेत दे रहे हैं, एक तरीके से कह रहे हैं, भले ही वो डायरेक्ट नहीं कह रहे हैं पर इनडायरेक्ट वे में, अप्रत्यक्ष तौर पर वो मोहन को ही कह रहे हैं। लेकिन मोहन उनकी बात सुनता नहीं है या उनकी बात का आशय नहीं समझता, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। परंतु उसका जो उसकी जो रुचि है वो इस कार्य में नहीं है। इसलिए वो अपने पिता की बातों को अनसुनी करके हसुआ लेकर के खेत की तरफ चल देता है। यह सोचता है कि वह जाकर के खेत की मेड़ पर उगाई घास को काट देगा। लेकिन अचानक उसे अपने दोस्त धनराम की याद आ गई और वह धनराम लोहार की दुकान पर धार लगवाने पहुंच गया। धनराम लोहार जो कि शिल्पकारों की बस्ती है। नियमतः जाति व्यवस्था के अनुसार मोहन जो कि ब्राह्मण का लड़का है और धनराम एक शिल्पकार का यानी लोहार का लड़का है, तो उनकी बस्ती में ब्राह्मणों या उच्च वर्ग का जाना वर्जित सा ही था। अगर किसी के यहाँ चले भी गए तो खड़े खड़े ही बात करेंगे, उनसे बैठेंगे नहीं उनके यहाँ। तो ऐसे धनराम उसका सहपाठी था, दोनों बचपन की यादों में खो गए। जब वो वहां पहुंचता है तो दोनों को अपने बचपन की यादें आने लग जाती कि किस प्रकार से मोहन उस प्राइमरी स्टेज के स्कूल का एक चहेता शिष्य था, उनके मास्टर जी का, त्रिलोक सिंह मास्टर का, और पूरे स्कूल का वह मॉनिटर था। वही अध्यापक के आदेश पर किसी की गलती होने पर उसको मारता था, डंडे लगाता था और सही जवाब भी बताता था। तो इस प्रकार की चीजें जो थी, धनराम ने भी मोहन से ना जाने कितनी बार डंडे खाए। लेकिन जाति का जो एक वो दिमाग में बिठा दिया जाता है ना, जबकि ये उच्च जाति है, निम्न जाति है, और इस तरीके से बातें जब दिमाग में बैठ जाती हैं, तो वह निम्न जाति का होने के बावजूद धनराम होने के कारण, सॉरी, निम्न जाति का होने के कारण मोहन के द्वारा पीटे जाने पर भी उसे कोई ईर्ष्या या कोई जलन उससे नहीं थी, ना कोई विद्वेष भावना भी नहीं थी, क्योंकि जातिगत आधार की जो हीनता है उसके मन में बहुत पहले से बिठा दी गई। बचपन से ही पेरेंट्स बताने लग जाते कि हम छोटी जाति के, बड़ी जाति के, और बड़ी जाति के लोग अपने बच्चों को बताते हैं हम ब्राह्मण हैं, हम क्षत्रिय, हम वैश्य हैं, हम ये हैं, हम वो है, और बच्चा कहीं ना कहीं उसी में घुल मिल जाता है। और जैसे वो समाज में किसी तथाकथित छोटी बिरादरी को देखता है तो उसके मन में एक अहंकार उत्पन्न हो जाता है। तो इस प्रकार की चीजें यहाँ पाठ में देखने को मिलती है। लेकिन मोहन के मन में वो बात नहीं थी, उस समय शायद रही हो लेकिन अब नहीं है। क्योंकि अब जो परिस्थितियां जो पाठ बता रहा है कि धनराम गांव की खेतिहर या मजदूर परिवारों के लड़कों की तरह तीसरे दर्जे तक ही पढ़ पाया। मोहन इस परिस्थिति में क्यों आया, ये चीजें आपको अभी आगे पाठ में मिलेंगी। तो वो तीसरे दर्जे तक, तीसरा दर्जा यानी कक्षा, बस तीसरी तक पढ़ पाया। और मास्टर जी उसका विशेष ध्यान रखते थे। धनराम को 13 का पहाड़ा कभी याद नहीं हुआ। इसकी वजह से उसकी पिटाई होती। और मास्टर जी का नियम था कि सजा पाने वाले को अपने लिए खुद बेत, हथियार, डंडी, छड़ी जो भी जुटानी पड़ती। तो बहुत प्रयास करने के बाद भी धनराम 13 का पहाड़ा याद नहीं कर पाया। अब यहाँ जो मास्टर जी उसका विशेष ध्यान रखते थे, जो आज का विशेष ध्यान है, स्पेशल अटेंशन जो है बच्चों के प्रति जो दिया जा रहा है, वो विशेष ध्यान नहीं है यहाँ पर। यहाँ पर विशेष ध्यान है उसके जाति, उसकी पिटाई, इन सारी चीजों पर उनका ज्यादा ध्यान है। क्योंकि उस समय के अध्यापक इस प्रकार की चीजें कहीं कहीं सोचते थे जो इसमें दिखाया जा रहा है, और काफी हद तक सही भी। और यही वजह कि उस दौर में बहुत सारे बच्चे पढ़ाई छोड़ करके चले जाते थे अपने साथी से पीटने की वजह से, अध्यापक के द्वारा रोज उनको पीटना और जातिगत शब्द बाण मारना। जैसा कि यहाँ पर भी देखिए, 13 का पारा वो नहीं सुना पाता तो कहते हैं कि तेरे दिमाग में तो लोहा भरा है रे, विद्या का ताप कहाँ लगेगा इसमें। देखिए यह चीज जब आप किसी को कह देंगे, उसकी जाति से संबंधित कार्य को जब व्यंग में कहेंगे, तो उसके दिल पर कहीं न कहीं ये बात लगती है। और यही वजह है कि धनराम ये मान चुका था कि वह मंद बुद्धि है, उसके दिमाग में लोहा भरा है, क्योंकि लोहार का बेटा है तो वो पढ़ नहीं सकता।
और इसीलिए उसको कभी 13 का पहाड़ा याद नहीं हुआ, जिसकी वजह से बहुत बार उसकी पिटाई हुई और अंततोगत्वा तीसरी कक्षा के आगे वह नहीं पढ़। इतना कहकर उन्होंने देखिए, अब देखिए पहले के जमाने में यह भी होता था कि लोग किसके घर में सब्जी हो रही, किसके घर में दूध हो रहा है, किसके घर कौन सा काम होता है, तो ये सारा काम अध्यापक लोग फ्री में कराया करते थे और उन लोगों को एहसास दिलाया करते थे कि तुम्हारा यही काम है, तुम्हें यही करना है, जो कि बहुत ही गलत। आज भी हम स्वतंत्रता के 70 साल से ऊपर हो गए, 75 साल हो गए, लेकिन आज भी हमारे यहाँ साक्षरता दर बहुत अच्छी नहीं है, खासतौर से ग्रामीण परिवेश में। तो ये जो चीजें हैं, ये कहीं ना कहीं विद्यालय से प्रारंभ होती है। आज के समय में जो स्कूल की स्थितियां हैं वो बिल्कुल अलग है, लेकिन अभी भी गाहे बगाहे यदा कदा आपको समाचार पत्रों में सुनने को मिल जाता है कि फला राज्य में फला जगह पर बच्चों से, उन बच्चों से विशेष तौर से जो तथाकथित निम्न जाति के हैं, उनसे झाड़ू लगवाया गया, टॉयलेट साफ किया गया, कराया गया। तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो आज भी दिल को दुखाती हैं। कहीं ना कहीं हमारी एजुकेशन सिस्टम हमारी जाति व्यवस्था पर उंगली उठाती है। धनराम के पिता ने उसे हथौड़े से लेकर घन चलाने की विद्या सिखा दी, क्योंकि अब वो लोहार था, अपने बेटे को वो सिखाया करता था। मास्टर जी जहाँ सभी को पिटने के लिए अपनी मनपसंद की डंडी लाने का ऑफर देते थे, मौका देते थे, वहीं धनराम के जो पिता है गंगाराम, वो ऐसा कभी नहीं करते, बल्कि वो जो भी उनके हाथ में मिलता उसी से वह उसकी पिटाई कर देते थे। लेकिन एक दिन वो चल बसे और धनराम ने अपने पिता की विरासत संभाल ली। इधर मोहन ने छात्रवृत्ति पाई। मोहन चूंकि कुशाग्र बुद्धि का था, ब्राह्मण टोली का लड़का था, वह तेज था, उसको छात्रवृत्ति मिली और आगे की पढ़ाई उसकी शुरू हो गई। इससे उसके पिता वंशीधर तिवारी से बड़ा आदमी बनाने का स्वप्न देखने लगे। पैतृक धंधे ने उन्हें निराश कर दिया था कि कभी परिवार का पूरा पेट नहीं भर पाया। अतः उन्होंने गांव से 4 मील दूर 4x1.6 किलोमीटर उसे भेज दिया। शाम को थका मांदा मोहन घर लौटता तो पिता पुराण कथाओं से उसे उत्साहित करने की कोशिश करते। इस प्रकार से वो, आप समझ लीजिए कि 4, 2, 6, 6.5 किलोमीटर तो पैदल जाता फिर आता। और इस प्रकार से जब थका हारा आता तो पिता यह सोच करके कि बेटे को थोड़ा उत्साहित किया जाए, पौराणिक कथाएं सुना करके उसे उत्साहित करते थे। लेकिन इस 6 किलोमीटर में बीच में नदी पार करके आना होता था। और बारिश के समय में पहाड़ों पर नदियों की स्थिति है, नदी नालों की, कि ना जाने कब उनमें पानी भर आए और कब वो सूखी दिखने लगे, ऐसा कोई भरोसा नहीं। जरा सी बारिश होगी तो नदी नाले भर जाएंगे और कुछ ही समय में वह उतर जाते हैं, यानी उसमें पानी खत्म या घट जाता है। तो एक दिन की बात है, वो घसियारों के साथ नदी पार कर रहा था कि पहाड़ों पर भारी वर्षा के कारण अचानक नदी में पानी भर गया। इसी तरह वह घर पहुंचा और इस प्रकार से वंशीधर घबरा गए और मोहन को स्कूल न भेजा। उन्हीं दिनों बिरादरी का एक संपन्न परिवार का युवक रमेश लखनऊ से आया हुआ था। अब देखिए, कई बार कहा जाता है ना कि हमें अपने ही सबसे ज्यादा धोखा देते हैं। यही स्थिति यहाँ पर मोहन के साथ है। मोहन की ही बिरादरी का एक लड़का जो लखनऊ में रहता है, और है तो वह बाबू, लेकिन गांव में आकर के, चूंकि पहले उत्तराखंड अलग नहीं था राज्य, उत्तर प्रदेश का एक हिस्सा था और उसकी भी राजधानी लखनऊ ही थी। तो पढ़ने के लिए, नौकरी के लिए लोगों के लिए मुनासिब था लखनऊ। तो वह लखनऊ में रहता था और बाबू की नौकरी करता था, लेकिन गांव में आकर के वह ऐसा प्रदर्शित करता था जैसे वह कोई बड़ा ऑफिसर है। तो उसे घर में नौकर की भी जरूरत थी। जब एक दिन मोहन के पिता वंशीधर ने उससे ऐसे अपनी बात, अपना दुख व्यक्त किया, तो उसने ये कह दिया कि आपको चिंता व्यक्त करने की जरूरत नहीं है, मैं मोहन को अपने साथ ले जाऊंगा और उसके घर में एक प्राणी बढ़ने से कोई अंतर नहीं पड़ता। यानी उसने कहा घर में जैसे बाकी सदस्य हैं वैसे ये भी रह लेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो बंशीधर बड़े खुश हुए कि चलो, भगवान की तरह उसको माना और मोहन को रमेश के साथ लखनऊ भेज दिया। यहाँ से जिंदगी का नया अध्याय शुरू हुआ उसके। और घर की महिलाओं के साथ साथ उसने गली की सभी औरतों के घर का काम करना शुरू कर दिया। यानी मोहन की स्थिति यह हो गई कि कोई भी उसे बुलाता और कहता कि फला चीज ले आओ, और इस प्रकार से वो एक नौकर की तरह रह गया। यह सुनकर समीप के समान स्कूल से दाखिला करा दिया गया उसका, और काम के बोझ और नए वातावरण के कारण वो अपनी कोई पहचान नहीं बना।
गर्मियों की छुट्टी में भी वो तभी घर जा पाता जब रमेश या उसके घर का कोई आदमी गांव जा रहा होता। उसने अगले दर्जे की तैयारी के नाम पर ही शहर में रोक दिया। यानी कई बार उसको यह कहकर घर नहीं जाने दिया जाता कि तुम्हें अगले क्लास की तैयारी करनी है, क्योंकि उन्हें घर में एक नौकर की तरह उसकी जरूरत थी। और यही वजह है कि वह मोहन को जल्दी घर नहीं जाने देते थे। और जब उनके परिवार का कोई सदस्य गांव जाता था तभी वह जा पाता। इसी तरह 8वीं कक्षा पास करने के बाद उसे आगे पढ़ाने के लिए रमेश का परिवार उत्सुक नहीं था। बेरोजगारी का तर्क देकर उसे उसे तकनीकी स्कूल में दाखिल करा दिया गया। जैसे आजकल ITI है, तो तब 8वीं पास पर ही लग जाते थे। और पहले की तरह घर व स्कूल के काम में व्यस्त रहता। 1.5-2 वर्ष के बाद उसे कारखानों के चक्कर काटने पड़े। यानी 1.5-2 वर्ष में उसकी ITI कंप्लीट हो गई। आजकल 3 वर्ष की है, पहले एक साल की थी, फिर 2 की हुई। उसे गहरा दुख हुआ। धनराम ने भी उससे पूछा तो उसने झूठ बोल दिया। यानी वंशीधर जो हैं, उन्हें लग रहा था कि उनका बेटा बड़ा अफसर बनेगा, और इसी उम्मीद से वो थे। और उन्हें था कि रमेश के यहाँ पढ़ करके बहुत अच्छा कर पाएगा, बहुत बड़ा ऑफिसर बन जाएगा। और एक दिन धनराम ने उनसे पूछा भी कि लला क्या कर रहे हैं, तो उन्होंने झूठ बोल दिया। दांत में सीख घास का तिनका दबा करके उन्होंने कहा कि वह सचिवालय में लग गया है। क्योंकि यहाँ झूठ बोलना है, तो शास्त्रों में कहीं कहा गया होगा कि उसमें दांत में लकड़ी लगा करके या घास की सीख लगा करके, इनका लगा करके अगर झूठ बोला जाए तो वह झूठ नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है एक्चुअल में। तो बंशीधर ने झूठ बोला। धनराम ने भी कहा कि मोहन लाला बचपन से ही बड़े बुद्धिमान थे। वो बेचारे ने जो देखा था उसके हिसाब से तो अपने विचार व्यक्त कर रहा था। इस तरह मोहन और धनराम जीवन के कई प्रसंगों पर बातें करते हैं। यानी जो आपको बता दें कि ये मोहन जो है धनराम के यहाँ जाके बैठ जाता है ना, जब दराती पर धार लगवाने के लिए जाता है, उसी समय ये बातचीत करते हुए सारी बातों का जिक्र किया गया है। और धनराम ने हंसुए के फाल को बेत से निकालकर तपाया, फिर उसे धार लगा दी। आमतौर पर ब्राह्मण टोले के लोगों का शिल्पकार टोले में उठना बैठना नहीं होता। कामकाज के सिलसिले में वो खड़े खड़े बातचीत निपटा ली जाती थी। ब्राह्मण टोले के लोगों को बैठने के लिए कहना भी उनकी मर्यादा के विरुद्ध समझा जाता था। मोहन धनराम की कार्यशाला में बैठकर उसके काम को देखने लगा। और देख ही नहीं रहा था, बल्कि आप यहाँ चित्र देख रहे हैं। इस चित्र में आप देखिए कि एक गोलाई, लोहे का छड़ की गोलाई बनानी थी। धनराम बार बार कोशिश कर रहा था, तो मोहन ने वह ले करके उसको इस तरीके से गोल बना दिया। तो और धनराम की तरफ वो देखने लग गया कि धनराम उसको सर्टिफाइड करे, वेरीफाई करे कि उसके द्वारा बनाया गया ये गोला बिल्कुल ठीक है। और इस प्रकार से धनराम ने वो सारी मर्यादाएं तोड़ी, जाति धर्म के वो सारे बंधन तोड़े। और सॉरी, मोहन ने। और वह धनराम के यहाँ उसके साथ काम करने लग गया। और इस प्रकार से उसने जो है जाति बंधनों को तोड़ करके सही तौर पर मानवता का परिचय दिया। और शिल्प की कद्र की। और उसके साथ धनराम के साथ उसने वही कार्य करना शुरू कर दिया, क्योंकि बेरोजगारी में और क्या करता। और इस प्रकार से उसने उस मिथ को तोड़ा कि ब्राह्मण वर्ग का लड़का यह काम नहीं कर सकता, या वो किसी शिल्पकार टोले के लड़के के साथ बैठ करके काम नहीं कर सकता। तो इन सारी मर्यादाओं को, इन सारे मिथक को उसने तोड़ा। और सच सच मायने में उसने मानवता का साथ दिया। जबकि यहाँ पर उसके अध्यापक जो रहे मास्टर त्रिलोक सिंह जी ने, उनका उचित नहीं रहा। क्योंकि वो जब भी विद्यालय आते, उससे पहले विद्यालय से कुछ दूर पहले किसी के घर में बैठ करके हुक्का पीते, और फिर वो स्कूल आते और फिर पूछते कि क्या प्रार्थना हो गई। जबकि यह कार्य उनका स्वयं का था, लेकिन यह कार्य मोहन से करवाते। और फिर उसके बाद मोहन ही ज्यादातर उन लोगों को पढ़ाता। फिर वो जाति के आधार पर बच्चों की व्याख्या करते, उनको पीटते, या उन पर ध्यान देते। ये सारी बातें जो है कि आज के समय में अगर शिक्षा पर अभी भी ऐसा रहे, तो हमारी शिक्षा गर्त में चली जाएगी। और हमारी शिक्षा का प्रसार न हो पाना, या आज भी बहुत सारे लोगों का अनपढ़ रहने का, ये सबसे बड़ा कारण रहा है कि ग्रामीण व्यवस्था में या पिछड़े इलाकों में आज भी कई बार यह चीजें देखने को मिल जाती है कि जातिगत व्यवस्था के कारण लोगों में हीन भावना भर दी जाती है, और एक वर्ग में
अहंकार भर दिया जाता है कि वो उच्च वर्ग के है, जो कि बहुत ही गलत है। तो ये चीजें घर से और विद्यालय दो ही जगह से शुरू होती है। समाज में अगर हम इन दो जगहों पर सुधार कर लें तो समाज से जाति व्यवस्था को मिटाया जाए। देखिए यहाँ प्रश्न है, प्रश्नों पर चर्चा हम करते हैं कि कहानी के उस प्रसंग का उल्लेख करें जिसमें किताबों की विद्या और घन चलाने की विद्या का जिक्र आया। घन यानी हथौड़ा, निहाई पर मारने वाला हथौड़ा। और देखिए यहाँ पर वही बात है, जब वो 13 का पहाड़ा कहते हैं कि धनराम को कि 13 का पहाड़ा सुना, धनराम ने सुना, तब वो कहते हैं कि तेरे दिमाग में तो लोहा भरा है, विद्या का ताप कहाँ से आएगा। ये इस बात का जिक्र इसी जगह पर किया गया। आप तो मैं दिखा सकता हूँ। ये देखिए यहाँ पर है कि तेरे दिमाग में तो आपको कि देखिए यहाँ पर है ना, धार लगाकर धनराम के पिता ने उसे हथौड़े से लेकर घन चलाने की विद्या सिखा दी थी। ये घन चलाने की विद्या है। और त्रिलोक सिंह उसे कहते हैं कि तेरे दिमाग में तो लोहा भरा है। ये देखिए, तेरे दिमाग में तो लोहा भरा है, विद्या का ताप कहाँ से लगेगा। तो ये दो चीजें, एक ये वाली कि धनराम के पिता ने उसको सारी चीजें सिखा दी, विद्या कौन सी, घन की विद्या। और वहां पर उन्होंने किताब की विद्या को सीखने से कहा कि तेरे दिमाग में लोहा भरा है। तो इस प्रकार की ये दो बातें जो है इनका जिक्र किया गया है। धनराम मोहन को अपना प्रतिद्वंदी क्यों नहीं समझता? क्योंकि देखिए धनराम जो है उसके मन में प्रारंभ से ही जातिगत हीनता बिठा दी गई थी कि वह निम्न जाति का है। और जाहिर सी बात है, उसको यह पता था कि मोहन ब्राह्मण कुल का है, पुरोहित का लड़का है, तो वो उच्च वर्ग का है। इसलिए कभी भी वो उसको अपना प्रतिद्वंदी नहीं समझता था, क्योंकि उसे लगता कि अब दोनों बराबर ही नहीं है, तो प्रतिद्वंदिता कहाँ होगी। प्रतिद्वंदिता तो तब होगी ना जब दोनों बराबर हों, चाहे शरीर ताकत से। तो पहले के समय में ताकत का वही नहीं था, बस सीधे जाति और धर्म की बात। तो जातिगत व्यवस्था की वजह से उसने कभी ऐसा नहीं सोचा। धनराम को मोहन के किस व्यवहार पर आश्चर्य होता है और क्यों? देखिए धनराम को मोहन के वह व्यवहार है ना, जब वह उसके वहां जाता है, जबकि सिल्का टोले में से जाना ही नहीं चाहिए। पहले तो सिल्का टोले में आता है, फिर धनराम के ऑफर पर बैठ जाता है उसकी गद्दी पर वहां, और उसे बातचीत करता है। आया तो दराती में धार लगवाने था, लेकिन वह खुद वह काम करने लग गया जो काम धनराम करता था। जैसे यहाँ पर आप देखिए चित्र में है, ये गोलाई बना रहा है उस लोहे की, ये धनराम, ये मोहन है, और जो बैठा है ये धनराम है। ये सारा वो काम कर रहा है। ये सारी बातें उसको आश्चर्यचकित करती हैं। क्यों? क्योंकि धनराम को बचपन से यह पता था वह निम्न कुल का है और मोहन उच्च कुल का है, उसका इस टोले में आना भी वर्जित है। इसलिए उसको ये आश्चर्य था। मोहन के लखनऊ आने के बाद के समय को लेखक ने उसके जीवन का एक नया अध्याय क्यों कहा? देखिए मोहन जो है जब गांव में था, कुशाग्र बुद्धि का था, तेज था पढ़ने में, अपने विद्यालय में मॉनिटर था। फिर जब वो 8वीं तक की पढ़ाई करने, अरे सॉरी, अगले छठी कक्षा में जब दूसरे करीबन 6 साढ़े 6 किलोमीटर दूर के स्कूल में जाता, तब भी वो बहुत अच्छा था पढ़ने में। लेकिन ये उसका पहला अध्याय है। दूसरा अध्याय इसलिए कहा कि वो पूरे परिवेश ही उसका बदल गया, गांव का वो माहौल बदल गया, वो विचार भावना सब कुछ बदल गई। शहर में आ गया और यहाँ उसको पढ़ने नहीं दिया जा रहा था। उसे लगभग एक नौकर की तरह काम लिया जा रहा था, जिसकी वजह से उसकी पढ़ाई पर असर पड़ा। और वो 8वीं तक जैसे तैसे पढ़ तो गया, लेकिन कुछ अच्छा नहीं कर पाया। और बाद में उसने तकनीकी शिक्षा ग्रहण की और इधर उधर धक्के खाता रहा, लेकिन उसे कहीं नौकरी नहीं मिली। इसी वजह से लेखक ने उसके जीवन का, लखनऊ आने के बाद के समय को जीवन का एक नया अध्याय कहा। मास्टर तिलोक सिंह के किस कथन को लेखक ने जबान की चाबुक कहा और क्यों? देखिए उन्होंने जब कहा था ना कि तेरे दिमाग में लोहा भरा है,
कई बार हम किसी को मार नहीं सकते, लेकिन अगर जबान से ही कई बार हम ऐसी बातें कर देते हैं, ऐसे शब्द कह देते हैं जो सामने वाले को कचोटता है और तीर की तरह लगता है, तो उसको हम जबान की चाबुक, चाबुक असल में हंटर जिसे कहते हैं आप, चमड़े की रस्सी होती है जो डंडे से बंधी होती है, और हम किसी को उससे मारते, खासतौर से घोड़े वगैरह को। जब पहले टांगे इक्का चला करते थे, रथ चलते थे, तो वो काम होता था। आज भी शादी के समय में रथ वगैरह चलती, तो आप देखिए जो संचालक है उसका सारथी, वह चाबुक लेकर के रखता है और घोड़े को मारता रहता है। ये जवान की चाबुक इसलिए कहा गया क्योंकि उसकी जाति को संकेत किया गया कहीं न कहीं, उसको एहसास दिलाया गया कि वो पढ़ने के लिए नहीं बना है, वो केवल लोहार का लड़का है, तो लोहार का लोहे का काम करने के लिए बना। इसे जवान का चाबुक कहा। गांव और शहर दोनों जगहों पर चलने वाले मोहन के जीवन संघर्ष में क्या फर्क है, चर्चा करें और लिखें। देखिए, शहर में जहाँ गांव और शहर दोनों जगहों पर अलग है। गांव में जहाँ वह कुशाग्र बुद्धि है, तेज है, अच्छा है पढ़ने में, सभी के लिए इज्जत, वो सभी उसको इज्जत देते हैं, यहाँ तक कि उसके अध्यापक भी। लेकिन शहर में जाने के बाद उसको कोई पूछने वाला नहीं है, उसे काम कराते हैं इत्यादि। ये सारी बातें जो पाठ में आई हैं, उसका जिक्र आप कर सकते हैं। गांव में जहाँ उसका दोस्त धनराम है, जो उसको अपने से उच्च वर्ग और कुशाग्र बुद्धि का मानता है, वहीं शहर में उसको कोई कुछ नहीं समझता। ऐसी बहुत सारी बातें जो आप इसमें विस्तार से लिख सकते हैं। एक अध्यापक के रूप में त्रिलोक सिंह का व्यक्तित्व आपको कैसा लगता है? अपनी समझ में उनकी खूबियों और खामियों पर विचार करें। तो देखिए, ये आप अपने हिसाब से भी कर सकते हैं, बाकी मैं बता देता हूँ कि त्रिलोक सिंह का व्यक्तित्व मुझे, आपको कैसा लगता है आप लिख सकते हैं। मुझे ठीक नहीं लगा, खास तौर से उनका छात्रों को, अपने ही छात्रों को, क्योंकि हमारे जो शिष्य होते हैं, जो बच्चे होते हैं, हमारे लिए एक समान होने चाहिए, लेकिन उनको, उनकी नजर में वो जाति के हिसाब से उन बच्चों को उन्होंने अलग कर दिया, और उसी के अनुसार वो उनके ऊपर ध्यान देते, और विशेष तौर पर मोहन का ख्याल रखते थे, और मोहन को उन्होंने मॉनिटर बनाया, सब कुछ किया, लेकिन उसके द्वारा बाकी बच्चों को पिटवाना ये उचित बिल्कुल भी नहीं है। हालांकि कभी कभार की बात और है, कभी कभार थोड़े बहुत आपस में एक दूसरे के साथ चल जाता है, लेकिन आमतौर पर आए दिन ऐसा करना हमेशा, और किसी एक ही बच्चे को सारा महत्व दे देना कदापि उचित नहीं है, चाहे वो बच्चा बहुत तीव्र ही तेज ही क्यों न हो। इससे बाकी बच्चों में हीन भावना उत्पन्न होती है, और उनका पढ़ने से मन भटक जाता है, और वो मान करके चलते हैं कि वो पढ़ नहीं सकते, उनको पढ़ना नहीं आता है, वो कमजोर है, सदैव कमजोर ही रहेंगे। तो इस प्रकार की जो बातें हैं वो गलत हैं, और मुझे त्रिलोक सिंह का व्यक्तित्व इस मामले में बिल्कुल भी उचित नहीं लगा। तो इसी के साथ ये पाठ समाप्त हो जाता है, और आशा है आप सभी को समझ में आया होगा बच्चों, ध्यान से आपने सुना होगा, समझ में आया होगा। इसी के साथ धन्यवाद।